चलो अच्छा देखो, तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो है विद्युत। ठीक है, तो विद्युत के बारे में हम लोग बहुत परिचित हैं। क्या मालूम है कि इस समय का जो आधुनिक मानव है, ठीक है बच्चों, वो अधिकतर काम जो है विद्युत की सहायता से ही करता है ना। हम लोग जो है इस समय अधिकतर कार्य जो है मनुष्य का जो जीवन है वो विद्युत की सहायता से होता है ना। तो इसलिए हमें जो है विद्युत के बारे में, विद्युत धारा के बारे में जो बातें हैं वो पता होनी चाहिए, उसके बारे में ज्ञान हमको होना चाहिए। ठीक है, तो उसके जो प्रमुख बिंदु हैं, सबसे पहले ये हम जानेंगे कि विद्युत जो है, ठीक है, किस तरीके से ये व्यवहार करता है, इसके प्रमुख गुण क्या हैं। ठीक, तो जैसे कि हम ये जानते हैं कि जो विद्युत होती है, कभी आप लोगों ने बच्चों देखा होगा कि जो विद्युत होती है कि वो कुछ चीज़ें होती हैं उसको बहुत जल्दी वो अट्रैक्ट करती है। जैसे अगर हम क्या करें, विद्युत लाइट आ रही हो, अचानक हम वायर को टच कर लें, ठीक, तो क्या है, लाइट तुरंत जो है वो मार देती है हमको, है ना। और जबकि अगर हम बात करें वही तार को अगर हम किसी मेज पर खड़े होकर के हम टच करें तो जो है विद्युत हमें नहीं मारती है ना। या चप्पल पहन करके मार लें, या अगर आप लोगों ने देखा होगा मिस्त्री वगैरह जो काम करते हैं, ठीक है, तो वो चप्पल पहने रहते हैं, ऊपर से मेज पर खड़े रहते हैं, तो लाइट कभी नहीं मारती है। आप लोगों ने देखा होगा लोहे की चीज़ से अगर आप वायर को छू लो तो तुरंत करंट मार देती है। समझ पा रहे हो कि नहीं। लेकिन अगर आप उसी को रबड़ की चीज़ से या डंडे से मारो उस वायर तार को तो करंट कभी नहीं मारती। होता है ऐसा कि नहीं? ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है, पहले ये चीज़ समझना है कि जो विद्युत है वो कुछ चीज़ों के लिए उसी को अट्रैक्ट करती है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं, जबकि कुछ चीज़ों पे आकर्षित नहीं करती। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम देखेंगे बच्चों कि सबसे पहले विद्युत धारा है क्या। ठीक, तो विद्युत धारा या विद्युत, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि नदियों में जब पानी बहता है, ठीक है, तो क्या बहता है नदियों में, आप लोगों ने देखा होगा कि पानी बहुत तेज़ी से धारा बांध करके बनता है कि नहीं, है ना। एक धार में बहता है, नली से पानी निकलता था वो भी तो एक धार में निकलता है। तो ऐसे ही विद्युत भी जो है, विद्युत जो है आपकी लाइट जो है वो भी इसी की तरीके से बहती है। बात समझ पा रहे हैं, जैसे कि पानी जो होता है नली से बहता है ना, उसी तरीके से विद्युत भी चलती है। ठीक है, तो इसीलिए इसका नाम विद्युत धारा रखा गया है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं। लेकिन अब विद्युत धारा चलती कैसे है, किस हिसाब से चलती है, उसको समझने के लिए हमको आवेश को समझना होगा। ठीक है, आवेश क्या होता है उसे समझना होगा। ठीक, आवेश क्या होता है उसे समझना होगा, और आवेश को समझने के लिए हमें जो पदार्थ होते हैं विभिन्न प्रकार के, उनके स्ट्रक्चर को समझना होगा। ठीक, तो उनको स्ट्रक्चर को तो हम बता ही चुके हैं। एक बार फिर से हम देख लेते हैं कि कोई भी पदार्थ जो होता है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है। उन छोटे छोटे कणों को हम परमाणु या अणु बोलते हैं। ठीक है, और ये परमाणु जो होता है ये भी 3 छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है, और इन छोटे छोटे कणों को हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बोलते हैं। और ये भी ये बात अभी हमने आपको बताई है कि हाँ, ये जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की व्यवस्था होती है, तो ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो जिस जगह पे रहते हैं उसको हम नाभिक बोलते हैं। और नाभिक के चारों तरफ ऐसे कक्षाएं होती हैं, और इन कक्षाओं में बच्चों क्या रहते हैं, तो इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ठीक, क्लियर, बात समझ पाए कि नहीं। इतनी बात तो हम केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, ये बाद में डिटेल में सब पढ़ेंगे इनके बारे में। तो होगा क्या, अब यहाँ पे और बात हमने बताई कि ये जो बाहरी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं इन पे ऋण आवेश होता है। ठीक, और जो प्रोटॉन है इस पर धन आवेश होता है, और न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता। अब पहले हम ये देखेंगे कि आवेश आता कैसे। ठीक है, बात समझ पा रहे हो कि नहीं। तो जैसे बचपन में हमने आपको बताया कि कोई भी व्यक्ति अगर कंघे से अपने बालों को रगड़ेगा तो वो क्या है, उस कंघे की सहायता से आप छोटे छोटे कागज़ के टुकड़ों को उठा सकते हो, है ना। वो चिपक जाते हैं, छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े चिपक जाते हैं। क्यों चिपक जाते हैं? ठीक, तो एक तो ये उदाहरण हुआ। या फिर एक और होता है, ऐसे एबोनाइट की छड़ होती है, एबोनाइट की एक छड़ होती है, एक पदार्थ है एबोनाइट, उसको अगर रेशम की खाल से रगड़ो, एबोनाइट की छड़ को अगर रेशम की खाल से रगड़ो तब भी उसमें आकर्षण बल मौजूद हो जाता है। ठीक, तो देखो होता क्या है बच्चों, यहाँ पे आप पहले समझोगे कि जब हम ये मान लेते हैं कंघा है, ठीक है, इस तरीके का कंघा आपने बना दिया पतला सा, है ना। ठीक है, अब इस कंघे को आप अपने बाल से रगड़ोगे। ठीक है, बाल से जब आप रगड़ोगे तो होगा क्या, हमें मालूम है कोई भी चीज़ छोटे छोटे कणों से मिलकर के बनी है, और उन छोटे कणों को हम परमाणु कहते हैं। अब परमाणु के अंदर ही तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, और ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो हैं ये हमेशा नाभिक के अंदर रहते हैं, बिल्कुल बंधे हैं ये, तो ये कभी बाहर नहीं निकलते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है नाभिक से बाहर नहीं निकलते, जबकि इलेक्ट्रॉन बाहर कक्षाओं में घुमा करते हैं। ठीक, बात समझ पा रहे हो कि नहीं। तो जब ये इलेक्ट्रॉन बाहर कक्षाओं में ऐसे घुमा करते हैं तो हमने ये पढ़ा है कि जो प्रोटॉन है बच्चों,
प्रोटॉन जो होता है इस पे धन आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन जो है इस पे ऋण आवेश होता है, और न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता है। ठीक है। अब देखो बच्चों, जब होगा क्या कि यहाँ पे आप देखोगे, और एक चीज़ आप लोगों को और ये मालूम होनी चाहिए कि जो ये आपने व्यवस्था देखी है, इस व्यवस्था में नाभिक में जितने प्रोटॉन होंगे, बाहर कक्षाओं में भी इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी उतनी ही होगी। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? नाभिक में जितने प्रोटॉन होंगे, मान लेते हैं सोडियम एक तत्व है, तो सोडियम के कक्षा में यानी नाभिक के अंदर जो आपके प्रोटॉन होते हैं बच्चों, वो कितने होते हैं? 11। नाभिक में प्रोटॉन अगर 11 हैं तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी उसमें कितनी होगी? 11। इतनी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? यानी जितने अंदर प्रोटॉन होंगे, पी जितने होंगे उतने बाहर इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है। अच्छा, अब बच्चों क्या है, जैसे जब हम कंघे को ऐसे ऐसे अपने बालों से रगड़ते हैं तो होता क्या है बच्चों कि इस कंघे से ये जो इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में घूम रहे हैं, वो बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन निकल करके हमारे बालों में आ जाते हैं। ठीक। तो मान लेते हैं, देखो जो कंघा है, तो इस कंघे में जो बाहरी कक्षा में ये टोटल इलेक्ट्रॉन थे वो कितने हैं? मान लेते हैं 10 हैं। कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 10। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कुल कितनी है? 10 बच्चों। कितनी है? 10। और प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी फिर? वो भी 10 होगी। प्रोटॉनों की संख्या भी 10 होगी। अब जब तुमने कंघों को बालों से ऐसे रगड़ा है, ये उदाहरण की तरह मान लेते, होते बहुत हैं। ठीक है। तो ऐसे जब रगड़ा तो हुआ कि जो बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन जो है वो निकल गया। इससे इलेक्ट्रॉन जो है बाहरी कक्षा से टूट करके ये वाला बाहरी कक्षा वाला निकल गया, मान लो ये निकल गया। तो जब इलेक्ट्रॉन निकल करके हमारे बालों में चला गया। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो इलेक्ट्रॉन यहाँ कितने बचे? 9। और प्रोटॉन कितने हैं? 10। ये तो गए नहीं। तो जब इसके पास प्रोटॉन 10 बचे और इलेक्ट्रॉन 9 चले गए, तो अब कंघा क्या चाहेगा? अब कंघा ये चाहेगा कि मेरा इलेक्ट्रॉन जो चला गया है वो हमें मिल जाए। हमेशा ये जुगाड़ में रहेगा कि नहीं? तो जब क्या करते हैं बच्चे, उसी कंघे को हम किसी कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े के पास ले जाते हैं, तो वो कागज़ के टुकड़ों को उठा लेता है। वो कागज़ के टुकड़ों को नहीं उठाता है, वो कागज़ के टुकड़े में जो परमाणु होते हैं, उन परमाणु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको खींचता है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? क्यों खींचता है? क्योंकि देखो इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन थे, ये चाहता है मेरे 10 ही रहे, और 1 इलेक्ट्रॉन चूँकि उसका चला गया है बाल में। तो जब वो कागज़ के टुकड़े के पास हम ले जाते हैं तो क्या होता है, वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन चाहता है। ठीक है। इसी कारण ये क्या कागज़ के टुकड़े को अट्रैक्ट करता है, आकर्षित करता है, और आकर्षित करने पर वो कागज़ के टुकड़े जो होते हैं कंघे में चिपक जाते हैं। ये हमने उदाहरण दिया है बच्चे, लेकिन यहाँ पे इसके परमाणु जब बहुत सारे होंगे तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं उसमें। ठीक है। तो ऐसे आप बहुत होते हैं, हज़ारों करोड़ों में। ठीक है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? अच्छा, अभी यहाँ पे आप देखो बच्चों, जब यहाँ से देखो इधर, जब अभी आपको हमने बताया कि प्रोटॉन पे धनावेश होता है, कौन सा होता है? धनावेश। इलेक्ट्रॉन पे ऋणावेश, न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं। ठीक है। इतनी बात क्लियर? अच्छा, तो बच्चे अभी एक बात हमने बताया कि जब इससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा, जैसे यहाँ से ये कंघा था तो इससे इलेक्ट्रॉन निकला, तो जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इस कंघे पर एक आवेश आ जाता है, पूरा एक आवेश आ जाता है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही नहीं। अच्छा, यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन पहले कितने थे? 10। पहले 10 थे, तो दोनों के प्रभाव, दोनों की शक्ति बराबर थी। और जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन कम हो गया इस कंघे पर, प्रोटॉन 10 हो गए, तो अब हावी कौन हो जाएगा? ताकतवर कौन हो जाएगा? प्रोटॉन हो जाएगा। तो चूंकि जैसे ही कंघे को आप सर पर रगड़ते हो तो इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, तो उस समय हावी कौन हो जाता है? प्रोटॉन। यानी आवेश इस पर कौन आ जाएगा? धन आवेश। प्रोटॉन पे आवेश कौन होता है? धन आवेश। ठीक है। तो जब आप कंघे को बालों से रगड़ते हो तो आपका कंघा आवेशित हो जाता है। कैसा हो जाता है? आवेशित हो जाता है। और कौन आवेश आ जाएगा उस पर? धनावेश। धनावेश क्यों आता है? क्योंकि पहले 10 थे सब, अब लेकिन अब संख्या 10 की ये ज़्यादा, वो कम है। ठीक है। तो कंघा धनावेशित हो जाता है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? ठीक। तो अब आवेशित कैसे कोई चीज़ होता है, तो मान लेते हैं, देखो ये कोई ए चीज़ है, ये मान लेते हैं कोई ए चीज़ है, इससे अगर इलेक्ट्रॉन निकलता है, देखो इलेक्ट्रॉन निकल गया, कोई एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, ये समझ रहे हो कि नहीं? ये माइनस हमने लगा दिया ये यहाँ पे। इसका मतलब है ये कोई एक ए चीज़ थी, इससे 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया। जब 1 इलेक्ट्रॉन तुमने इससे इसका खींच लिया, छीन लिया, कैसे भी कर लिया, तो इस पर एक आवेश आ जाएगा बच्चों। क्या आ जाएगा? आवेश। वो कौन सा आवेश आएगा? धन आवेश। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? ठीक। इसे मार्कर है, मार्कर से तुम इलेक्ट्रॉन निकाल दो, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो इस पर 2 धनावेश आ जाएगा। ठीक। क्या आ जाएगा? 2 धनावेश। ठीक। दूसरी चीज़ देखो बच्चों, ये बी है, बी, ये कोई बी चीज़ है। ठीक है। अब इससे तुमने क्या किया? इससे तुमने बच्चों क्या किया? इस पे तुमने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए। बात समझना कि नहीं? या 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया तुमने, प्लस लगाया इसमें, यानी इसको दे दिया।
यानी इसके पास पहले इलेक्ट्रॉन थे लेकिन तुमने और एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा दे दिया इसको, तो इस पे कौन आवेश आ जाएगा, ऋणावेश। सॉरी, बी पे कौन सा आवेश आ जाएगा, ऋणावेश। यानी अब ये चीज़ जो है वो ऋणावेशित हो जाएगी। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? ठीक। तो जब इलेक्ट्रॉन निकलते हैं किसी चीज़ से, जब किसी चीज़ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो वह चीज़ कैसी हो जाती है, धनावेशित। जब किसी चीज़ को इलेक्ट्रॉन दिया जाता है तो वह चीज़ ऋणावेशित हो जाती है। इतनी बात समझ पाए कि नहीं? ऐसे समझ सकते हो यार, अगर ना याद रहे तब ये समझते हो। कोई व्यक्ति अगर किसी को दे रहा है पैसे कि लो भाई खर्चा करवा करके, तो इसका मतलब वो व्यक्ति धनी हुआ। धनी का मतलब धनावेश होगा उस पर। कोई दे रहा है इलेक्ट्रॉन, दे रहा, लो पैसे दे रहा है लो, तो इसका मतलब वो धनी होगा। तो अगर देगा, इलेक्ट्रॉन देगा तो धनावेश आएगा। और कोई लेगा, अगर इलेक्ट्रॉन किसी से अगर कोई पैसा ले रहा है तो वो व्यक्ति, उस व्यक्ति का क्या हो जाएगा, ऋणी हो जाएगा। ऋणी हो जाए कि नहीं? अगर कोई ले रहा है उससे तो ऋणी हो जाएगा, यानी उस पर ऋणावेश आ जाएगा। ठीक है, बस बिल्कुल आपको याद रखना, इलेक्ट्रॉन अगर दे रहा है तो धनावेश, ले रहा है तो ऋणावेश। इतनी बात समझ पाए कि नहीं? अच्छा, अब बच्चों एक चीज़ और समझो। अगर यहाँ पे हमने आपको चीज़ बताई है, क्या बताई बच्चों, कि अगर इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या बराबर है, अगर किसी चीज़ में इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या बराबर है तो इसका मतलब वो विद्युत उदासीन होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? विद्युत उदासीन। क्लियर? इतनी बात समझ पाए कि नहीं? क्या होते हैं? विद्युत उदासीन। विद्युत उदासीन लिख करके कहीं शब्द आ जाए तो इसका मतलब, अगर हम कह दें ए और बी, ए में जो है ये विद्युत उदासीन है, ए अगर हम कह दें ये विद्युत उदासीन है, तो इसका मतलब हुआ इसके पास जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन होंगे। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन होंगे, या ये कह सकते हैं इसके पास जितना धनावेश होगा उतना ऋणावेश होगा। ठीक। लेकिन अगर हमने कह दिया कोई चीज़ आवेशित है, हमने कह दिया ये मार्कर आवेशित हो गया है, तो इसका मतलब तुम समझ जाओगे इस पर धनावेश और ऋणावेश दोनों बराबर नहीं है। आवेशित हो गया तो इसका मतलब धनावेश और ऋणावेश दोनों बराबर नहीं है। ठीक। और हमने कह दिया उदासीन है तो तुम इसका मतलब समझ जाओगे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों बराबर हैं। ठीक है, क्लियर? अगर हम कह देंगे धनावेशित है, ये हमने कह दिया मार्कर धनावेशित है, तो मतलब प्रोटॉनों की संख्या ज़्यादा है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम है। अगर हम कह दें ये मार्कर ऋणावेशित है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा है और प्रोटॉनों की संख्या कम। इतनी बात समझ पाए कि नहीं? ठीक है। अच्छा, अब आगे और बताते, देखो अच्छा, तो इसमें कुछ बातें लिखी हुई हैं। तो हमें मालूम है कोई वस्तु जो होती है, कोई भी वस्तु होती है वो उदासीन होती है। बात समझना पहले। क्या बताया बच्चों कि कोई भी वस्तु अगर उदासीन है, विद्युत उदासीन या उदासीन है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उस वस्तु में जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। मतलब इसका मतलब ये भी होता है कि उस वस्तु में जितना धनावेश होगा उतना ऋणावेश होगा। ठीक है, तो यही बात देखो, उदासीन का मतलब होता है, इसका तात्पर्य है उस वस्तु में इलेक्ट्रॉनों व प्रोटॉनों की संख्या बराबर है। इसके बाद देखो अगली बात क्या है, यदि किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉनों का त्याग होता है तो वह वस्तु धनावेशित हो जाती है। यदि किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉनों का त्याग होता, त्याग का मतलब समझते हो? जैसे किसी वस्तु, उसने इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिया, दे दिया किसी को, मान लो ये मार्कर है, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया, तो अगर इसने एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया तो इस पर धनावेश आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन चला गया तो धनावेश, इलेक्ट्रॉन आ गया तो ऋणावेश। ठीक। तो क्या यही बात बताई बच्चों, यदि किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉनों का त्याग होता है तो वह धनावेशित हो जाती है। जैसे देखा कि आपने ये वस्तु थी, इससे एक इलेक्ट्रॉन इसने निकाल दिया अपना, तो ये धनावेशित हो गया, यानी इस पर धनावेश आ गया, ए पॉजिटिव। ठीक है। इसके बाद यदि किसी वस्तु द्वारा इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया जाता है तो वह ऋणावेशित हो जाती है। अब मान लो ये पहले विद्युत उदासीन था, इसमें जितने इलेक्ट्रॉन थे उतने प्रोटॉन थे, अब कहीं से बाहर घूमता हुआ एक इलेक्ट्रॉन आ गया इसके ऊपर, तो इसका मतलब अब ये ऋणावेशित हो जाएगी। क्यों? क्योंकि पहले इसके पास जितने इलेक्ट्रॉन थे उतने प्रोटॉन थे, लेकिन अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा हो चुकी है ना। तो अगर किसी चीज़ में इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, उसके पास ग्रहण कर लेता है अगर वो इलेक्ट्रॉनों को, तो वो ऋणावेशित हो जाती है, और अगर इलेक्ट्रॉन चला जाता है तो धनावेशित। तो ये देखो बी एक वस्तु थी, इसमें इलेक्ट्रॉन आ गया, प्लस लगाया मतलब इस पर आ गया है, तो ये ऋणावेशित हो गई। ठीक है। अच्छा, एक बात और बच्चों कि जो ये आदान प्रदान होता है वो केवल इलेक्ट्रॉनों का ही होता है, प्रोटॉनों का नहीं होता। प्रोटॉनों का क्यों नहीं होता? क्योंकि जो प्रोटॉन होते हैं बच्चों वो नाभिक के अंदर रहते हैं,
नाभिक के अंदर रहते हैं और उनके अंदर दुनिया का सबसे प्रबल बल लगता है, सबसे ताकतवर बल लगता है, जिसको बोलते हैं प्रबल नाभिकीय बल। इस कारण नाभिक से प्रोटॉन निकल ही नहीं पाते। जब निकल नहीं पाएंगे तो वो निकलेंगे कहाँ से, बाहर कैसे जाएंगे, ठीक है। तो जो आवेश उत्पन्न करने का जो कारण है वो क्या है, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण। क्या है, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण का मतलब इलेक्ट्रॉनों का एक जगह से दूसरी जगह जाना, यही तो है। इसी कारण तो धनावेश और ऋणावेश आ रहा था, ठीक। तो वही बात देखो, किसी भी वस्तु में आवेश केवल इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण उत्पन्न होता है, प्रोटॉनों के कारण नहीं। क्यों, क्योंकि प्रोटॉन बाहर ही नहीं निकल पाएंगे। जब बाहर नहीं निकल पाएंगे तो घूमेंगे कहाँ से, और जो घूमेंगे नहीं तो फिर आवेश कहाँ से उत्पन्न होगा, ठीक है। क्लियर बात समझ पाए बच्चों की नहीं। अच्छा, अब एक आपसे कोई कह दे कि आवेश कितने प्रकार का होता है, तो देख लिया 2 प्रकार का, धनावेश ऋणावेश, ठीक है। तो एक अभी से आपको भी समझ में आ गया कि आवेश 2 प्रकार का होता है, धनावेश और ऋणावेश, ठीक है। आवेश 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। बस आप समझ गए कौन सा, पॉजिटिव वाला, ठीक है, और दूसरा निगेटिव वाला। बात समझ में आ रहा हो कि नहीं, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, इसको नोट कर लो। अब देखो, जो अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि कुछ वस्तुएं होती हैं, ठीक है, जिनको आप अगर छू लोगे या विद्युत में उसको कनेक्ट करा दो, जैसे तार है, वायर तार से लाइट जा रही है ना, और उस तार को तुम जा करके छू लो तो लाइट तुम्हारे ऊपर आ जाएगी, मार देगी तुमको, होता है कि नहीं। जबकि रबड़ की सहायता से छुओ तो नहीं मारेगी, ठीक। तो मतलब ऐसा है कि कुछ वस्तुओं में विद्युत धारा बहती रहती है और कुछ वस्तुओं में नहीं बहती है। तो ऐसा क्या कारण है, किन वस्तुओं में नहीं बहती है, ठीक है। तो देखो, वस्तुएं कई प्रकार की होती हैं, उसमें आप समझिए, जिनको कुछ होती हैं, पहले एक पहली जो होती है उसको बोलते हैं चालक, विद्युत चालक, ठीक है, ठीक। दूसरी होती है अचालक, अचालक, ठीक है। और एक तीसरी होती है अर्धचालक। बात समझना बच्चों, अर्धचालक। अच्छा, अब देखो बच्चों, पहले ये देखो विद्युत या धारा बहती कैसे है, बात समझना। तो अभी आपको बच्चों हमने बताया कि जब इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है, इलेक्ट्रॉन जब एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है तभी तो आवेश उत्पन्न होता है, और आवेश जब उत्पन्न होगा तभी धारा बहेगी, ठीक। देखो इधर, यहाँ पे आप देखिए बच्चों कि जैसे ये मान लेते हैं आपका लोहा है, ये लोहा, ठीक है, ये समझना ध्यान से। अब पहले ये बताओ, लोहे में धारा बहती है क्या? अगर आप नहीं बहती है। अगर आप लोहे का कुछ ले करके, जैसे जो प्लग है लाइट का, उसमें जा करके लोहे की चीज़ छुआ दवा करके, नहीं बहेगी, उसमें तुरंत करंट मारेगी, ठीक है। तो मतलब लोहे में धारा बहती है, ठीक है। तो लोहा जो है विद्युत का सुचालक है, या चालक है, सुचालक लिखो, बहुत अच्छा बात है, सुचालक, ठीक है, या सुचालक या जो भी आप चाहो, चालक लिख दो, सुचालक लिख लो, ठीक, आचालक लिख दो, ठीक। तो बच्चों यहाँ देखो, लोहा जो है ये वास्तव में विद्युत का चालक होता है। क्यों चालक होता है, इसको समझिए आप पहले। तो ये देखो, जो हमें मालूम है, जो लोहा है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है, और अभी आपको हमने बताया कि जो छोटे छोटे कण होते हैं इन्हीं को हम परमाणु कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? परमाणु कहते हैं। इतनी बात समझ पाए कि नहीं? अब परमाणु का स्ट्रक्चर भी हमने आपको बता दिया है। नाभिक होता है, नाभिक में प्रोटॉन और बाहरी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? बाहरी कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन बच्चे घूमते हैं, तो होता क्या है कि जो ये लोहा होता है, इस लोहे से जो बाहरी कक्षा में, जैसे भी हमने बताया, इसका स्ट्रक्चर ना, ये परमाणु है तो ये नाभिक हो गया इसका, और ये कक्षाएं हो गई इसकी चारों तरफ, और इसी कक्षाओं में, बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन ये रहते हैं। ये देखो इलेक्ट्रॉन है इसमें, ठीक, ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और यहाँ पे बीच में प्रोटॉन होगा, न्यूट्रॉन होगा। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो बाहर निकलेंगे नहीं। क्यों नहीं निकलेंगे? क्योंकि दुनिया के सबसे ताकतवर बल के कारण जुड़े हुए हैं, ठीक, तो ये नहीं निकलेंगे। अब लेकिन ये निकलेंगे बाहर। तो होता क्या है बच्चों कि लोहे में जो ये बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, तो कभी कभी हल्के विक्षेप के कारण, विक्षेप का मतलब झटके के कारण, ठीक है, तो इसके या संघट्ट के कारण ये बाहरी कक्षा से इलेक्ट्रॉन जो है निकल जाते हैं, ऐसे बाहर निकल आते हैं। तो अगर मान लो ये इसकी संरचना है बच्चों, ये देखो इसकी संरचना है, ये इसका बड़ा रूप है, ठीक। तो अगर इससे एक इलेक्ट्रॉन निकला, ये इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो कहाँ जाएगा? ये खाली जगह दिखाई पड़ रहा है ना, ये बहुत सारी दिखाई पड़ रहा है, इसको बोलते हैं अंतराकाशी स्थल। क्या बोलते हैं इसको बच्चों? ये जो खाली जगह दिख रही है इसे बोलते हैं अंतराकाशी स्थल या अंतराकाशी स्थान, ठीक है बच्चों। नहीं समझ पाए? क्या बताया कि जो छोटे छोटे कण, मतलब कोई भी बस छोटे छोटे कणों से मिलकर के बनी होती है, उन कणों को परमाणु कहते हैं। अब परमाणुओं के बीच छोटी छोटी खाली जगह रह जाएगी, देखो ये खाली जगह है बहुत सारी, तो छोटी छोटी जो खाली जगह है इसी को हम अंतराकाशी स्थल
कहते हैं। इतनी बात समझ पाए कि नहीं? तो अब अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा यहाँ से बारीक अच्छा से, तो कहाँ जाएगा वो? अंतराकाशीय स्थल में ही तो जाएगा। तो जैसे ही यहाँ से देखो बच्चों, तो होता क्या है, जो धातुएं आपकी होती हैं, चालक होती हैं, उसमें ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल करके ऐसे आ जाते हैं, सभी से निकल के आ जाएंगे, ठीक है। इससे निकल के ये परमाणु है, ये परमाणु है, ये परमाणु, सभी से निकल के बाहर ऐसे आ जाते हैं। ठीक बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि जो वस्तुएं होती हैं आपकी जिनमें धारा बहने लग जाती है, अधिकतर जो वस्तुएं होती हैं जिनमें धारा बहने लग जाती है, उसमें ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं अंतराकाशीय स्थल में घूमते रहते हैं। किसमें घूमते रहते हैं? अंतराकाशीय स्थान में घूमते रहते हैं। इसलिए इन इलेक्ट्रॉनों को बच्चों, इन इलेक्ट्रॉनों को मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? मुक्त इलेक्ट्रॉन। इतनी बात समझ में आ गई होगी। मुक्त इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं? तो वह इलेक्ट्रॉन जो अपने नाभिक से निकल करके अंतराकाशीय स्थल में आ जाएं, उन्हें हम मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इतनी बात तो क्लियर हुई कि नहीं? अच्छा, अब हुआ क्या बच्चों, एक चीज़ समझना है, जो धारा होती है क्यों बहती है, इतना बात हमने क्यों बताया अभी आपको समझ में आएगा। जो धारा होती है वो कैसे बहती है, तो होता क्या बच्चों, जैसे तुम्हारा ये वायर होता है, तार जो होता है, तार, तो उस तार में ये मान लो ये तार है, देखो तुम्हें यहाँ बना के दिखाते हैं, ये पतला सा तार है, ये तार है, ठीक है, इस तरीके से ये पतला सा तार है। तो होता क्या है बच्चों, ये भी धातु का होता है। तो होता क्या है, इस तार में बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, होंगे भाई, अरे धातु का बना है तो उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे कि नहीं? अभी बताया ना, ये लोहा है, तार भाई एल्युमिनियम का हो सकता है, कॉपर का होता है, तांबे का, तो उसमें भी जितनी धातुएं होती हैं सभी में ऐसे मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं। ठीक रहते हैं, श्योर बात है। अब क्या है, जैसे ही हम क्या करेंगे, इस तार में ये मुक्त इलेक्ट्रॉन पहले एकदम स्थायी मौजूद थे, और जैसे ही इनके बीच हम विभवांतर लगाएंगे, विभवांतर क्या होता है इसको आगे बताएंगे आपको, जैसे ही विभवांतर हम लगाएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चूंकि इन इलेक्ट्रॉनों पे क्या विभवांतर का मतलब आप ये समझ लो, इधर हम देंगे मान लो ऋणावेश धनावेश, ये समझ लो, ये तार है, और इस तार में इधर हम देंगे धनावेश और इधर देंगे ऋणावेश। तुम अभी ये समझ लो बस केवल, ठीक है, बाद में बताएंगे विभवांतर होता क्या है। अच्छा बच्चों, तो इस इधर ये धनावेश दे दिया, इधर ऋणावेश दे दिया। तो अब ये बताओ, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन इस तार में होंगे किधर को भगेंगे, जल्दी से बताओ। जो मुक्त इलेक्ट्रॉन इस तार में होंगे, ये छोटे छोटे मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होंगे, ये देखो, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, ये संरचना ये समझो आप, ऐसे मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत सारे होंगे इसमें। तो बताओ वो मुक्त इलेक्ट्रॉन किधर को भगेंगे, क्या वो वहीं बने रहेंगे कि भगेंगे कि नहीं भगेंगे, बताओ भगेंगे, किधर भगेंगे बताओ? धनावेश की ओर भगेंगे, क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर ऋणावेश होता है। अब वो जैसे ही तुमने इस तरफ तार के धनावेश कर दिया और इस तरफ ऋणावेश कर दिया, तो तुम्हारे जो इलेक्ट्रॉन हैं वो किसकी तरफ भागेंगे? धनावेश की तरफ। क्योंकि अभी हमने आपको बताया है, क्या बताया कि बच्चों, कि जो धनावेश और धनावेश जो होता है वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, धक्का मारते हैं, ठीक है। ऋणावेश और ऋणावेश भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, ठीक, धक्का मारते हैं। जबकि धनावेश और ऋणावेश ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, खींचते हैं, ये चाहते हैं कि हम दोनों लोग पास आ जाएं। तो जैसे ही यहाँ पे तुम ऐसा विभव लगाओगे तो ये इलेक्ट्रॉन तुरंत बहुत तेजी से भगना शुरू कर देंगे, किसकी तरफ? धनावेश की तरफ। अब जैसे ही ये धनावेश की तरफ भगना शुरू कर देंगे, इस तार में धारा यानी करंट ये बहने लग जाएगी। नहीं समझ पाए? यानी इलेक्ट्रॉनों के भगने से, इलेक्ट्रॉनों के दौड़ने से धारा बहने लगती है। बात समझ पाए कि नहीं? इतनी बात समझ में आई? यानी इलेक्ट्रॉन जब चलता है तो धारा बहती है, इलेक्ट्रॉन जब चलता है तो धारा बहती है। ठीक, कौन सा इलेक्ट्रॉन? ये वाला मुक्त इलेक्ट्रॉन। बात समझ पाए? तो इलेक्ट्रॉन किधर भगेंगे? इधर को ऐसे भगेंगे, और ये पता बहुत ज़्यादा संख्या में होते हैं और बहुत तेज़ी से भगते हैं। जब बहुत तेज़ी से भगेंगे तो धारा भी बहुत ज़्यादा उत्पन्न होगी। ठीक, लेकिन एक चीज़ समझना, अगर इलेक्ट्रॉन इधर को भगेंगे, अगर इलेक्ट्रॉन इधर को भगेंगे तो धारा बिल्कुल इनके विपरीत दिशा में चलेगी। धारा कैसे चलेगी? इधर। कौन सी धारा? ये विद्युत धारा। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? नहीं समझ पाए? इलेक्ट्रॉन अगर इधर को भगेंगे तो धारा उसके विपरीत दिशा में चलेगी, धारा विपरीत दिशा में। समझ पाए कि नहीं? तो इलेक्ट्रॉनों का जो प्रवाह होता है, इसी इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के कारण धारा उत्पन्न होती है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो तारों में जो धारा है वो इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के कारण उत्पन्न। अब बच्चों होता क्या है कि जो चीज़ें, जिन चीज़ों में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, धारा उसी चीज़ों में बहेगी। बात समझना, क्या बताया? जिन चीज़ों में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं धारा उसमें बहेगी। बहेगी कि नहीं? क्योंकि धारा बहाने के लिए आवश्यक कौन है? किन की आवश्यकता होनी चाहिए? मुक्त इलेक्ट्रॉनों की। अब जो तुम्हारा ये मार्कर है, इसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, तभी इसमें धारा या करंट नहीं बहती है। जबकि लोहे में करंट बहती है, तो इसका मतलब लोहे के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन है।
ठीक। लकड़ी में धारा नहीं बहती है, क्यों? क्योंकि उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है। तभी कहते हैं कि लकड़ी पे खड़े हो जाओ तो उसमें करंट नहीं मारेगी, क्यों? क्योंकि उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। अब मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है, वो बात का प्रश्न है, ठीक। उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इसलिए उसमें धारा नहीं बहेगी। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? अन्य चीज़ें जैसे हो गई, जैसे आपका मानव का शरीर है तो इसमें धारा बहेगी, तो इसका मतलब हमारे शरीर में मुक्त इलेक्ट्रॉन है क्या? तो बिल्कुल आप कह सकते हो, ठीक है। इतनी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो जितनी भी धातुएं होती हैं, चालक पदार्थ क्या होते हैं? ऐसे पदार्थ जिसमें विद्युत धारा बह सके उसे हम चालक कहते हैं, ठीक है। जिसमें ऐसे पदार्थ जिसमें विद्युत धारा बह सके वो चालक कहलाता है। जैसे लोहा, सोना, चांदी, एल्युमिनियम, तांबा, पीतल, ये जितनी है, ये मानव का शरीर, ये जितनी है, ये सब चालक होंगे, विद्युत के चालक, ठीक। अचालक क्या होते हैं? ऐसे पदार्थ जिसमें धारा नहीं बह सकती है वो सारे अचालक कहलाते हैं, ठीक है। जैसे आपका प्लास्टिक हो गया, लकड़ी हो गई, रबड़ हो गई, ये सब अचालक हैं। इसके बाद अर्धचालक, तो अर्धचालक ऐसे होते हैं जिसमें शुरुआत में तो धारा नहीं बहती है लेकिन कुछ खास कंडीशनों में हम धारा बहा सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे दो पदार्थ होते हैं जिन्हें हम सिलिकॉन और जर्मेनियम बोलते हैं, वो बाद में आपको बताएंगे, ठीक है। तो चालक क्या है? जिसमें धारा बह सकती है। अचालक क्या है? जिनमें धारा नहीं बहती है। अर्धचालक क्या है? जिनमें कुछ खास कंडीशनों में धारा बहती है, वैसे नहीं बहती, ठीक है। इनके बाद में आप इंटर में इनको पढ़ोगे अच्छे से, तो अभी आप इतना ही देखो, ठीक। क्लियर बात समझ पाए कि नहीं? चलो अच्छा, देखो अच्छा, तो इधर देखो विद्युत धारा के बारे में जानेंगे क्या होता है। तो आवेश के प्रवाह की दर को, ठीक है, विद्युत धारा या धारा कहते हैं। यानी आवेश अगर दौड़ेगा, आवेश चलेगा, चाहे वो धन आवेश हो चाहे ऋण आवेश हो, अगर वो चल रहा है तो धारा बहेगी, ठीक। तो मान लेते हैं, देखो जो तुम्हारा तार होता है वो इस तरीके से पतली नली के तरीके बनाया जाता है, तार लंबा सा बनाया जाता है कि नहीं? अब कोई तार बहुत पतले होते हैं, कोई बहुत मोटे होते हैं, है ना, होते हैं कि नहीं? तो अब जब भाई हमें मालूम है कि उन तारों के अंदर छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन हैं, बहुत सारे हैं, वो उन इलेक्ट्रॉनों को मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो वो इलेक्ट्रॉन क्या होता है? मान लो बच्चों ये एक तार है, देखो इधर ये एक बड़ा सा तार हमने बना दिया, मोटा सा, ठीक। अब क्या है, इस तार से इलेक्ट्रॉन दौड़ेंगे यहाँ से, देखो बच्चों यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है ऐसे दौड़ेंगे, ये इलेक्ट्रॉन है, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है। अब बीच बीच में परमाणु भी तो मिलेगा, नहीं समझ पा रहे हो? इसका स्ट्रक्चर हमने कैसे बताया था? देखो कोई भी धातु ऐसे कर देखो तो ये बीच में परमाणु तो हैं, परमाणु तो रास्ते में हैं। अब देखो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन भी है। अब जैसे ही तुमने इन पे क्या विभवांतर लगाया इस तार के बीच, इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं यहाँ पे तुमने ऋणावेश लगा दिया, यहाँ पे तुमने धनावेश लगा दिया। अब इलेक्ट्रॉन किधर भागेंगे बताओ? इलेक्ट्रॉन इधर भागेंगे, तुरंत धनावेश की तरफ भागेंगे बहुत तेजी से। और जब बहुत तेजी से इलेक्ट्रॉन इधर भागेंगे तो धारा इधर को बहेगी, धारा इधर को बहेगी, इलेक्ट्रॉन इधर भागेंगे और धारा इसी बहेगी। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो वही तो बताया, आवेश के प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। आवेश मतलब कोई भी आवेश हो सकता है, धनावेश या ऋणावेश। इलेक्ट्रॉन दौड़ रहे हैं अगर तो उस पर ऋण आवेश है, लेकिन प्रोटॉन जो हैं वो दौड़ ही नहीं सकते। क्यों नहीं दौड़ सकते? क्योंकि वो नाभिक में उपस्थित होते हैं, ठीक है। लेकिन ये माना ये जाता है कोई भी आवेश दौड़े तो धारा बहेगी। इतनी बात समझ पाए कि नहीं? अभी यहाँ पे एक शब्द आया, आवेश के प्रवाह को धारा कहते हैं, ये नहीं होगा। आवेश के प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। दर का मतलब क्या है ये अभी आपको हम बताएंगे, ठीक है। ये पहले आपको ये समझो। अब अच्छा इधर देखो, ये जो आप देख रहे हो, ये लाइन आपको दिख रही है, वायर आपको दिख रहा है, तो इलेक्ट्रॉन जो है इधर को भागेंगे बड़ी तेजी से। जैसे ही तो होगा क्या, आप लोगों ने देखा होगा कि हाई टेंशन लाइनें जो होती हैं तो उसमें आवाज़ आपको सुनाई देती रहती है, बन की सुनाई देती है। तो वो किस लिए सुनाई देती है? क्योंकि बच्चों वहाँ पे ऐसे इस तरीके से विभवांतर दोनों लाइनों के बीच लगा दिया जाता है। लगवाने के बाद क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन बड़ी तेज़ी से भगेंगे। अब जब ये बड़ी तेज़ी से भगेंगे तो होगा क्या रास्ता इनके लिए बिल्कुल खाली है क्या? नहीं खाली है। बीच बीच में परमाणु भी तो हैं। तो जब ये इलेक्ट्रॉन एक धमकी भगेंगे कि नहीं हमें दौड़ना, हमें जाना धनावेश के पास पहले, बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो सब एक साथ एकदम दौड़ लगा देते हैं। और जब सब एक साथ दौड़ लगाते हैं तो होगा क्या, यहाँ बीच बीच में बच्चों परमाणु भी तो हैं। तो जब बीच में परमाणु हैं तो क्या होगा, इन परमाणुओं से इनकी बार बार टक्कर तो होगी कि नहीं होगी? नहीं समझ पा रहे हो? अगर मैदान बिल्कुल खाली है तो तुम दौड़ते चले जाओगे। अब अगर रास्ते में आदमी खड़े हुए हैं और फिर तुमको दौड़ाया जाए तो तुम्हारी टक्कर नहीं लगेगी उनसे। तो ऐसे ही जब ये बहुत तेज़ी से दौड़ते हैं तो दौड़ने में इन परमाणुओं के साथ इनकी टक्कर होती है, और आपस में भी तो टक्कर होगी, आपस में भी टक्कर लगाते हैं। तो परमाणुओं के साथ भी टक्कर होती है और आपस में भी टक्कर होती है, और उन्हीं टक्करों के कारण वो आवाज़ आपको सुनाई देती है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? उन्हीं संघट्ट के कारण वो आवाज़ सुनाई देती है। क्लियर?
तो यही इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से निकल रहे हैं, तो इन्हीं इलेक्ट्रॉनों के कारण धारा बहती है। और एक चीज़ और छाप समझो, अब यहाँ पे हम आपको दर का मतलब बताते हैं, ठीक है। तो दर का मतलब क्या है ये समझिए। तो इसका देखो धारा का सूत्र क्या होता है ये समझिए बच्चों। धारा का सूत्र होता है, धारा को हम आई से प्रदर्शित करते हैं, कहाँ से, आई से, ठीक है। आई बराबर क्यू अपॉन टी, आई बराबर क्यू अपॉन टी। ये देखो क्यू क्या है बच्चों, तो क्यू ये आपका आवेश है, ये क्या है बच्चा, क्यू क्या है, आवेश, क्यू क्या है, आवेश, टी क्या है, समय, आई क्या है, धारा। ये धारा का सूत्र है, समझना। पहले हमने क्या सूत्र लिखाया है, ये परिभाषा क्या लिखा है, ये आवेश के प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। दर का मतलब होता है बटे समय, दर का मतलब क्या होता है, फिर देखो आवेश के प्रवाह, तो आवेश ऊपर आ गया, आवेश के प्रवाह की दर, दर का मतलब बटे समय आएगा, ठीक है। तो बटे हमने समय के लिए टी लिख दिया है ना बच्चों। तो आवेश की प्रवाह की दर को ही धारा कहते हैं, ठीक। बात समझ पा रहे हो कि नहीं। अच्छा अभी भी इसका मतलब एक चीज़ और समझो, इसका मतलब क्या है, ठीक है। और थोड़ा अच्छे समझाते हैं। देखो इधर ऐसे आप पे देखोगे, मान लो ये एक वायर है, ठीक, ये एक वायर है, और देखा क्या, और एक ये वायर है, ये दो वायर हैं। ये वाला हमने वायर मान लिया ये ज़्यादा मोटा है, ये पतला है, ये पतला। अगर ये ज़्यादा मोटा होगा तो मुक्त इलेक्ट्रॉन किस में ज़्यादा होंगे, पहले ये बताओ। मोटे वाले में मुक्त इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन कम होंगे। अब अगर हम यहाँ इसमें इन दोनों को भगाएं, इसमें मतलब वो लगा दें विद्युत विभवांतर, और इसमें भी विद्युत विभवांतर लगा दें, तो इलेक्ट्रॉन भगेंगे, इससे भी इलेक्ट्रॉन भगेंगे, इससे भी इलेक्ट्रॉन भगेंगे। अच्छा अब इलेक्ट्रॉन दोनों से जब भगेंगे तो आप ये समझिए बच्चों, एक सेकेंड में मुक्त इलेक्ट्रॉन इससे ज़्यादा इससे निकलेंगे कि इससे, एक सेकेंड में मोटे। ऐसे समझ सकते हो, जैसे पानी की जो नली होती है, एक पतली नली ले लो और एक बड़ी सी मोटी सी नली ले लो, ठीक। तो अब उस नली से, जो पतली नली है उससे ज़्यादा एक सेकंड में पानी निकलता है कि मोटी वाली से, तो जो पतली वाली नली है उससे एक सेकंड में कहो एक एक गिलास पानी निकले, और जो मोटी वाली नली है उसमें कहो जग भर निकला है। और जो तुम्हारा ये खेत वाला हैंड पंप वाला होता है ना, ट्यूबवेल, तो ट्यूबवेल से एक सेकंड में कहो एक बाल्टी निकला। बात समझ पा रहे हो कि नहीं। तो मतलब तार की मोटाई जितनी ज़्यादा है उतने ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इससे एक सेकंड में एक सिरे से निकलेंगे, ठीक है। तो मान लेते हैं ये तार है, तो एक सेकंड में कितना आवेश, एक सेकंड में कितना आवेश इसके अनुप्रस्थ काट से निकल रहा है। अनुप्रस्थ काट ये होती है, ठीक है। एक किसी तार के अनुप्रस्थ काट से एक सेकंड में कितना आवेश निकल रहा है उसी को विद्युत धारा कहते हैं। नहीं बात समझ पाए। एक सेकंड में जितना ज़्यादा आवेश निकलेगा विद्युत धारा उतनी ही ज़्यादा होगी। जैसे पतले पतले तार होते हैं तो पतले तारों में एक सेकंड में आवेश कम निकल पाएगा, और जो वही हाई टेंशन लाइन होते हैं, मोटे मोटे होते हैं तार, तो उसी में एक सेकंड में बहुत ज़्यादा आवेश निकल जाता होगा, इसी कारण उसमें धारा ज़्यादा बहती है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं, ठीक। तो इसकी परिभाषा और भी एक बन सकती है कि एकांक समय में किसी तार से कितना आवेश निकल रहा है उसी को हम विद्युत धारा कहते हैं, ठीक। इस सूत्र से अगर परिभाषा बनाए तो ऐसे बन जाएगी, ठीक है। देखो अच्छा, तो यहाँ पे परिभाषा एक और जो बनेगी, एकांक समय में, ठीक है। एकांक समय का मतलब, एकांक का मतलब एक समय, एक समय का मतलब एक सेकंड हो सकता है, एक घंटा हो सकता है, कुछ भी आप मान लो, ठीक है, एक मिनट हो सकता है। तो वही बताया, एकांक समय में किसी तार, कोई भी तार, एकांक समय में किसी तार के अनुप्रस्थ काट से कितना आवेश निकल जा रहा है, एक समय में या एक सेकंड में किसी तार के अनुप्रस्थ काट से कितना आवेश निकल जा रहा है उसी को हम विद्युत धारा कहते हैं, ठीक। बात समझ पाए कि नहीं। तो अच्छा देखो, अनुप्रस्थ काट क्या होगा, अनुप्रस्थ काट क्या होगा इसको समझो। अनुप्रस्थ काट क्या होता है, जैसे मान लो ये तार है, तार, ठीक, कोई भी चीज़ है, उसको अगर सामने से ऐसे कट कर दो, बिल्कुल ऐसे सामने से कट कर दो, तो ये जो सामने का सिरा निकल के आएगा इसी को हम उसका अनुप्रस्थ काट कहेंगे। या ये कह सकते हैं जो आपका वायर है उसका सामने का जो निकास होगा उसी को हम अनुप्रस्थ काट कहते हैं। बात समझ पा रहे हो कि नहीं। तो बस यही देखो, एकांक समय में किसी तार के अनुप्रस्थ काट से निकलने वाला आवेश, तो आवेश कौन निकलेगा, ऋण आवेश ही तो निकलेगा, उसी को हम विद्युत धारा कहते हैं। अब सूत्र इसका कैसे बनेगा, देखो एकांक समय, हमने कहा एकांक समय, जिस शब्द के लिए, जिस चीज़ के लिए एकांक शब्द आ जाए उसका मतलब तुम समझ जाओ वो नीचे हर में आएगी सूत्र में। हमने क्या, एकांक समय मतलब समय नीचे आएगा हर में। क्या बताया, एकांक समय, ठीक है, में किसी तार के अनुप्रस्थ काट से निकलने वाला आवेश, आवेश ऊपर आएगा, क्या कहलाता है, विद्युत धारा कहलाता है। एकांक समय में किसी तार के अनुप्रस्थ काट से निकलने वाला आवेश विद्युत धारा कहलाता है। तो I बराबर Q/T सूत्र हो जाएगा, ठीक है। बात समझ पाए, क्लियर।
ठीक है। अब अच्छा बच्चों, हम यहाँ पे आवेश जो विद्युत धारा है इसका मात्रक क्या होता है, मात्रक भी हमें पूछा जाता है पेपर में, ठीक है। तो इसका मात्रक भी लिख लो, ठीक। तो इसका मात्रक क्या होगा बच्चों, देखो मात्रक इसका जो होता है वास्तव में, तो इसका मात्रक अगर देखोगे तो आवेश का मात्रक पता हो हमें, समय का मात्रक पता हो। आवेश का मात्रक क्या होता है पता है किसी को? आवेश का मात्रक होता है बच्चों कूलाम। क्या होता है? कूलाम। और समय का मात्रक होता है सेकेंड, ठीक, कूलाम बटे सेकेंड। तो यानी धारा का मात्रक फिर क्या हो गया, कूलाम बटे सेकेंड। क्या मात्रक हो गया बच्चों? कूलाम बटे सेकेंड। लेकिन धारा का एक और मात्रक होता है, ठीक, वो मात्रक की कूलाम बटे सेकेंड को ही एम्पियर कहते हैं। किसको कहते हैं? कूलाम बटे सेकेंड को ही हम एम्पियर कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि धारा के बारे में एम्पियर नाम के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने इतना सब रिसर्च किया था, चीज़ों को खोजा था, तो उन्हीं के सम्मान में कूलाम बटे सेकेंड को हम एम्पियर कह देते हैं। तो ये जो कूलाम बटे सेकेंड है इसी को हम एम्पियर कहते हैं। इतनी बात समझ पाए कि नहीं? और एम्पियर जो होता है इसको हम कैपिटल ए से प्रदर्शित करते हैं। यानी यहाँ से एक निष्कर्ष आपको और निकल आएगा कि एक कूलाम बटे सेकेंड बराबर कितना होगा? 1 एम्पियर। 1 कूलाम बटे सेकेंड बराबर, भाई दोनों बराबर है ना, तो 1 कूलाम बटे सेकेंड बराबर 1 एम्पियर। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? इतना समझ में आ गया कि नहीं? तो ये लिख लो चाहो, 1 कूलाम बटे सेकेंड बराबर 1 एम्पियर। और यहाँ पे एक चित्र हमने देखो बनाया, ये पतला तार है, ये मोटा तार है, ठीक है। इस पतले तार में देखो 1 सेकंड में इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन निकल पा रहे हैं, और इसे देखो मोटे तार में 1 सेकंड में 6 इलेक्ट्रॉन निकल जा रहे हैं। तो धारा किस में बहेगी बच्चों? तो धारा बहेगी मोटे इलेक्ट्रॉनों में ज़्यादा, क्योंकि इसमें देखो 1 सेकंड में 6 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, इसमें 3 निकल रहे हैं। तो धारा किस में ज़्यादा मान होगा इसमें, ठीक। और धारा इसमें बहेगी किधर को? तो धारा इलेक्ट्रॉन इधर भग रहे हैं, तो धारा इधर भगेगी, ठीक, धारा इधर बहेगी, ठीक। अच्छा, अगर और एक चीज़ समझ लो कि इलेक्ट्रॉन जिधर चलते हैं धारा उसके विपरीत दिशा में चलती है, लेकिन प्रोटॉन जिधर चलेंगे, पहले बात तो प्रोटॉन चलते नहीं, लेकिन फिर भी हम मान लें कि प्रोटॉन जिधर चलेंगे धारा उधर ही बहेगी, ठीक। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो ये बात भी आप नोट कर लो कि ये कहाँ पे बता दें इसको, इधर बता देते हैं, ठीक है। ये देखो इलेक्ट्रॉन ये है, ये इलेक्ट्रॉन अगर इधर चलेगा, इलेक्ट्रॉन ये आपका इधर अगर चलेगा, या ये मान लो धन आवेश अगर इधर चलेगा, सॉरी, इलेक्ट्रॉन या फिर ऋण आवेश, इलेक्ट्रॉन या फिर ऋण आवेश अगर इधर भगेगा तो धारा इसके विपरीत भगेगी, ठीक है। तो धारा किधर चलेगी? इधर। बच्चा समझे ना? ये धारा इधर चलेगी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन इधर चलेगा तो धारा उसके विपरीत चलेगी। लेकिन अगर प्रोटॉन या फिर धन आवेश, प्रोटॉन या फिर धन आवेश अगर इधर चल रहा है, इधर, तो धारा भी उधर ही चलेगी, ठीक। इतनी बात आप याद कर लो कि जिधर कोई इलेक्ट्रॉन चलता है उधर उसके विपरीत दिशा में धारा बहती है, लेकिन जिधर प्रोटॉन या धनावेश चलता है उसी दिशा में धारा बहती है। बात समझ पाए कि नहीं? तो अब आप ये नोट कर लो।